हिंदी के महान व्यंग्यकार हरिशंकर परसाई जी द्वारा रचित व्यंग्य रचना असुविधा भोगी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए सुनते हैं असुविधा भोगी। साहित्य जीवी की आमदनी जब 1500 रुपये महीना हुई तो उसने पहली बार एक लेख में लिखा, इस देश के लेखक सुविधा भोगी हो गए हैं, वे अपने समाज की समस्याओं से कटे रहते हैं। साहित्य जीवी जब परीक्षा जीवी, पेपर जीवी और कमेटी जीवी भी हो गया और उसकी आमदनी 2500 रुपये पर पहुंच गई, तब वह साल में 4 बार कहने लगा, इस देश के लेखक सुविधा भोगी हो गए हैं। जब वह पाठ्य पुस्तक जीवी, पुरस्कार जीवी और संपादक जीवी भी हो गया और आमदनी 4000 पर पहुंच गई, तब वह हर महीने कहने लगा, इस देश के लेखक सुविधा भोगी हो गए हैं, वे समाज की समस्याओं से कटे हुए हैं। मुझ जैसे छोटे लेखक को लगता है कि वे बार बार मुझे धिक्कार रहे हैं। मैं अपने को भी धिक्कारने लगा। धिक्कारते धिक्कारते जब परेशान हो गया तो सोचा उन्हीं के पास जाऊं और अपने पाप स्वीकार लूं। गर्मी की एक दोपहर में उनके बंगले पर पहुंचा। फाटक पर उनके कुत्तों ने मुझे धिक्कारा। उससे क्षमा मांगकर भीतर पहुंचा। वे सोफे पर फैले हुए थे, पान चबा रहे थे। मैं बैठ गया। मेरी तरफ गर्दन घुमाने के लिए उन्हें 5 मिनट कोशिश करनी पड़ी। गर्दन घूम गई। तब उन्होंने कहा, इतनी गर्मी में चले आ रहे हो, काहे से आए? मैंने कहा, साइकिल से। उन्होंने उमास ली, बोले, बड़े भाग्यवान हो, आज का लेखक बड़ा सुविधा भोगी हो गया है। थोड़ी देर बाद उन्होंने कहा, जरा मेरी पीक दान उठाओ। मैंने पीक दान उठाया। वे पीक थूकने ही वाले थे कि मैंने कहा, रुकिए, आपको थूकने में मेहनत करनी पड़ेगी। ऐसा करिए, अपना पीक मेरे मुंह में डाल दीजिए, मैं अपनी तरफ से थूक दूंगा। उन्होंने पीक मेरे मुंह में भर दिया और मैंने उसे पीक दान में थूक दिया। वे बोले, कुछ ख्याल मत करना, मुझे पड़े रहने की तनख्वाह मिलती है। अगर उठूंगा तो रिपोर्ट हो जाएगी और पैसा कट जाएगा। दोपहर जब चढ़ी तो वे बोले, तुम यहीं बैठो, गर्मी बढ़ गई है, मैं 2 घंटे फ्रिज में लेटूंगा। उन्होंने बड़ा सा फ्रिज खोला, उसमें उनका बिस्तर लगा हुआ था। वे बिस्तर पर लेट गए, मैं बैठा रहा। 2 घंटे बाद वे फ्रिज से निकले, बोले, हाँ, अब हाल चाल सुनाओ। मैंने कहा, कुछ सुनाऊंगा तो आपके कानों को तकलीफ़ होगी। उन्होंने कहा, हम थोड़ी तकलीफ़ उठाने की भी इच्छा रखते हैं। दिन भर में अगर जरा सी भी तकलीफ़ नहीं हुई तो जीवन नीरस मालूम होता है। मैं सिर्फ एक कान को तकलीफ़ दूंगा। उन्होंने एक कान बंद कर दिया। मैंने कहा, हाल तो ख़राब है। अभी मैं बलिया की तरफ गया था, भयंकर अकाल पड़ रहा है। लोग सड़कों के किनारे मरे पड़े हैं। खिलाने वाला तो कोई था नहीं, लाश को उठाने वाला भी कोई नहीं है। आप जैसे बड़े आदमी एक सख्त वक्तव्य दे दें तो सरकार को चेते। उन्होंने कहा, मुझे तुम इस मामले में मत डालो, मगर जो तुमने अकाल के बारे में कहा है वह फिर से कहो, वह बहुत प्रभावशाली है। ऐसा कहकर उन्होंने टेप रिकॉर्ड चालू कर दिया। मैंने अकाल की दुर्दशा का वर्णन खत्म किया ही था कि वे खिलखिलाकर हंस पड़े। बोले, इस रिकॉर्ड को दरखास्त के साथ भेज दूंगा तो चेक आ जाएगा। तुम बहुत अच्छी बातें करते हो, कुछ तो सुनाओ। उन्होंने रिकॉर्ड चालू कर दिया। मैंने कहा, आंध्र में भुखमरी से त्रस्त एक माँ ने अपने 4 बच्चों को अपने हाथ से मार डाला और फिर खुद मर गई। कैसे त्रास में जी रहा है इस देश का आदमी। वे फिर जोर से हंस पड़े, बोले, इस रिकॉर्ड को भी भेज दूंगा और पैसे आ जाएंगे। कैसी है मेरी हंसी? मैंने कहा, बहुत बढ़िया। अंतरात्मा के अतिशय से, उल्लास से निकली हुई हंसी है। वे बोले, बहुत अभ्यास करना पड़ता है। जब मेरी तनख्वाह 1500 रुपये हुई तभी से इसका अभ्यास कर रहा हूँ। पिछली बार वाराणसी में छात्रों पर गोली दागने के समाचार पर मैंने जो हंसी की टिप्पणी की थी
वह सर्वश्रेष्ठ मानी गई थी और मुझे बहुत रुपए मिले थे। मैंने पूछा, जिस तरह की हंसी से आपको रुपए क्यों मिल जाते हैं, इससे किसका लाभ होता है, कौन रुपए देता है? उन्होंने कहा, ऐसी हंसी से सत्ताएं रक्षित होती हैं, समझे? सत्ताएं रक्षित होती हैं। तुम हंस सकते हो? मैंने कहा, मुझसे नहीं बनेगा। उन्होंने कहा, सुविधा भोगी हो ना, हंसने तक का रिस्क नहीं लेना चाहते। मैंने कहा, अमुक पत्र का संपादक ऐसी सामग्री छाप रहा है जिससे सांप्रदायिक दंगा भड़क सकता है, आप उसे रोकिए ना। उन्होंने कहा, मुझे तुम इस मामले में मत डालो। उस पत्र में मेरे जन्मदिन पर मेरी पूरा पृष्ठ का रंगीन चित्र आने वाला है। उन्होंने अंगड़ाई ली, बोले, एक काम करो, मेरा पड़ोस के मकान में मेरी रखेल रहती है, जरा उसे बुला लाओ। मैं उसकी रखेल को बुला लाया। उन्होंने मुझसे कहा, तुम बैठो, कुछ चिंतन करो, मैं जरा बेडरूम जा रहा हूँ। मैं चिंतन करता रहा। वे बेडरूम से लौटकर फिर सोफे पर फैल गए। मैंने कहा, आप कहते हैं लेखक सुविधाभोगी हो गया है, वे कौन लेखक हैं? वे बोले, तुम और तुम्हारे जैसे लेखक सुविधाभोगी हो गए हैं, तुम्हें धिक्कार है। मैंने पूछा, और आप? उन्होंने जवाब दिया, हम तो सारी सुविधाओं से वंचित हैं। हमें पैदल चलने की सुविधा नहीं है, कष्ट उठाने की सुविधा नहीं है, दुखी होने की सुविधा नहीं है, ईमान की बात करने की सुविधा नहीं है, सच बोलने की सुविधा नहीं है, किसी को नाराज करने की सुविधा नहीं है, संघर्ष करने की सुविधा नहीं है, खतरा उठाने की सुविधा नहीं है। ये सारी सुविधाएं तुम जैसों ने हथिया ली हैं। मैं सचमुच अपने को अपराधी महसूस करने लगा। मैंने कहा, आप कहते हैं लेखक समाज की समस्याओं से कटे हुए हैं, वे लेखक कौन हैं? जवाब मिला, तुम और तुम्हारे जैसे। मैंने पूछा, और जुड़े हुए कौन हैं? वे बोले, मैं समस्याओं से जुड़ा हुआ हूँ। मैंने पूछा, आप कैसे जुड़े हुए हैं? उन्होंने कहा, यह तो तुमने अभी देख लिया। तुमने अकाल की दुर्दशा की बात की तो मैं फौरन हंसा। कोई देर की मैंने? कितनी निकटता से जुड़ा हुआ हूँ मैं। तुमने उस माँ की बात की तो मैं एकदम हंसा। एक सेकंड की भी देर की? तुमने रोने में कम से कम 1 मिनट लग जाता और तुम समस्या से कट जाते। मुझे हंसने में 1 सेकंड भी नहीं लगा। समस्या से तुम जुड़े हो कि मैंने स्वीकार किया, आप जुड़े हैं।